Biodiversity. Bio means living beings and diversity is varieties, different forms. So biodiversity means all the different varieties available on earth. किसकी varieties? Living organisms. They could be plants, animals or microorganisms which can vary in different size, color, shape, habitat, whatever. Okay. The number of species known means साइंटिस्ट ने जितनी अभी तक स्पीशीज़ की जानकारी वेराइटीज़ को जान लिया है, पहचान कर लिया है, उनके अलावा भी बहुत सारी अभी ऐसे हैं जिनको हम अभी तक जानते या पहचानते नहीं हैं. ठीक है. सो ये द नंबर ऑफ स्पीशीज़ that are known जो हमें जानकारी है, they are around 1.7 to 1.8 millions. ठीक. आप कहीं भी जाएं, किसी भी हैबिटेट में जाएं, आप अपने घर में हैं तो भी आपके घर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो आप नहीं जानते. आप कहेंगे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कौन कौन है? ह्यूमन बींग्स. आप खुद भी तो लिविंग हो ना. ह्यूमन बींग्स के अलावा अगर किसी ने कोई पेट रखा हुआ है, डॉग, कैट, कुछ, और घर में और क्या दिखता है? कॉकरोच, रैट, चींटी और कुछ लिजर्ड, राइट. और बहुत छोटे छोटे जो हमको नज़र नहीं आते. रात को अंधेरे में कुछ निकल सकते हैं, या आपके घर में कोई अलमीरा है या कोई पॉट रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है या कुछ भी जो बहुत दिनों तक आप उसको हटाते नहीं हैं. तो अगर 1-2 महीने बाद आप उसको हटाएंगे तो उसके नीचे भी आपको छोटे छोटे कुछ अलग टाइप के इंसेक्ट्स मिल जाएंगे. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इनविजिबल है वो तो हम बता ही नहीं सकते, है ना, जो हमें दिखाई नहीं देते. ओके. तो हर जगह बहुत सारे वैरायटी प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. चलिए अब इनमें से कुछ के अभी जैसे हमने नाम बोले, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं बेटा. पूरे अर्थ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सब जगह, किसी भी आप कंट्री में जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा, है ना. कुछ ऐसे होते हैं जो किसी एक एरिया की स्पेशल होते हैं, वो वहीं मिलते हैं, वहाँ किसी और जगह पर नहीं पाए जाते. अब स्टार्टिंग में, अब तो हमें सबके नाम पता हैं, साइंटिस्ट ने नाम कर लिए, लेकिन बहुत साल पहले जब एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाते थे, लोगों को नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या है अर्थ के, वहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, क्या है, नहीं पता था ना. तो वहाँ पे सब ने क्या करा, अपने अपने एरिया में अपनी अपनी लैंग्वेज में जो प्लांट्स या एनिमल्स अवेलेबल हैं उनके नाम रखे. जैसे कैट, इंग्लिश में कैट बोला, हिंदी में बिल्ली, चाइनीज़ में कुछ और कहते होंगे, जापानीज़ में कुछ और, यानी सब लैंग्वेज में अपने अपने नाम उन्होंने रखे हुए थे. ठीक है. तो जैसे जैसे साइंटिस्ट आपस में मीटिंग करने लगे, एक देश से दूसरे देश में जाके करने लगे, और उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट करा कि आपके यहाँ कौन से एनिमल्स अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो देखा कि कुछ बहुत सारे तो सेम हैं. लेकिन अगर उनकी लिस्ट बनाएं, अगर ये होता कि कंट्री वाइज लिस्ट बनाओ, आपके एनिमल्स की लिस्ट दे दो और उनको फिर हम ऐड कर देंगे, तो उसमें तो रिपीटिशन हो गई थी, क्योंकि सब ने अलग अलग नाम से सेम एनिमल को, सेम प्लांट को लिख के भेजा, तो गलत था ना. तो फिर डिसाइड हुआ कि सब एक मेन लैंग्वेज यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और वो एनिमल या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर भी अवेलेबल हो, साइंटिफिकली हम उसको उसी नाम से बुलाएंगे. सबकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन जब साइंटिस्ट या साइंस के लिए बात करनी है तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करनी है ना. तो अब उनको सभी का नाम करना पड़ा, नामकरण सभी एनिमल्स का.
तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी, पुराने जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट करा था शायद वो लैटिन थे, तो उन्होंने लैटिन को प्रेफरेंस दी। और अभी भी कोई नया डिस्कवरी होती है, नया पहचान आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको उसी लैटिन के अकॉर्डिंग ही नेमिंग की जाती है। अब नाम करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहले तो नामकरण करना, किसी को नाम देना, ये प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब किसी को नेम देना। ओके, तो स्टैंडर्डाइज करा नेमिंग, स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड नेम डाला जो सब कंट्रीज़ में सब जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, तो ये नेमिंग करने के प्रोसेस को क्या कहा गया, नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर करने के लिए किसी को भी नाम देना है तो उसकी पहचान करनी ज़रूरी है। उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा प्लांट है। तो उस प्रोसेस को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत है, उनके बेसिस पे पहचान करना कि ये एनिमल या ये प्लांट कौन सा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। ठीक है, तो पहले पहचान करते फिर नाम करा, ताकि एक एनिमल को एक बार नोमेनक्लेचर कर दिया, ऐसा ना हो कि उसको दोबारा नाम दे दे। ठीक है, जैसे आप लोगों को, आप क्लास में एडमिशन मिला 11th में आप आए, आप लोगों को एक रोल नंबर दे दिया गया है ना, तो रोल नंबर 1 एक ही बच्चे को मिलेगा, दोबारा तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि 4 बच्चे कह देंगे हम भी रोल नंबर 1 है, हम भी रोल नंबर 1 है, नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से नाम फिक्स करा पहचान के साथ। ओके, चलिए अब इन जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके पूरे नाम की लिस्ट, उनका रिकॉर्ड रखना, उनकी पहचान के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इन सब के लिए इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो काम करती है। ठीक है, सो ये है ICBN, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्या है फुल फॉर्म इसकी बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बोटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, और एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में दोनों चीज़ आती है, बॉटनी भी आती है और जूलॉजी भी आती है। कॉलेज में अगर आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट होता है वो प्लांट्स की स्टडी बॉटनी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में इंटरेस्ट हो तो जूलॉजी पढ़ लेते हैं, और सिर्फ ह्यूमंस की स्टडी करनी है तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल MBBS या BDS या होम्योपैथी या आयुर्वेदी, यूनानी, जो भी आप चूज़ करें। ओके, चलिए एक हो गया आपका, ऊपर क्या था, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट्स के नेमिंग, और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जू याद रखना, जू क्या होता है, चिड़ियाघर ना, यानी उसमें एनिमल्स मिलते हैं। ओके, सो जूलॉजिकल यानी कि एनिमल्स वाला। ठीक है, अब इनके नेमिंग के लिए अलग अलग देश के साइंटिस्ट अगर नाम दे रहे हैं तो कुछ रूल्स भी बनाए गए, कैसा नाम होना चाहिए, किस तरीके का। तो उन्होंने डिसाइड करा नेम में 2 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, बाय मतलब 2, ठीक है, नोमियल मतलब 2 नेम के हिस्से, जैसे आप लोगों के भी होते हैं ना नाम में। अब मान लीजिए हम किसका नाम लें, चलो मैं अपना नाम लेती हूँ, रेखा। अब रेखा के आगे कुछ और लगा दो तो एक अलग हो जाएगा ना, मेरा नाम है रेखा रानी, कोई हो सकता है रेखा सिंह, है ना, या रेखा परवीन, कुछ भी, सो अलग अलग हो जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से एनिमल्स को, प्लांट्स को, ऑर्गेनिजम्स को भी जो नाम दिया गया, उन्होंने कहा कि सबने डिसाइड किया कि नाम कैसा होना चाहिए, 2 वर्ड्स वाला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं जेनेरिक नेम और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो उसकी स्पीशीज़ है, यानी कि सबसे फाइनल डिफरेंस के बाद जो बनता है वो होती है स्पीशीज एपिथेट, और एक थोड़े ग्रुप्स का मिलता जुलता जो होता है वो होता है उनका जेनेरिक नेम। जैसे आपको हम कहें 11th ए, आप सब 11th ए क्यों, ये आपका जेनेरिक नेम हो गया। लेकिन आपका अपना पर्टिकुलर एक रोल नंबर, वो आपका स्पेसिफिक नेम है। 11th ए रोल नंबर 1, एक ही बच्चा मिलेगा। 11th ए बोलेंगे तो आप सारे जितने 40-45 स्टूडेंट्स आए हो वो सब 11th ए, राइट। तो ये तो हो गया 11th ए बी सी अलग अलग करें ना, ये हो गया जेनेरिक नेम। और जो आपको रोल नंबर असाइन किया गया वो आपका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो हमें दोनों को साथ में लिखना होता है। तो इन नोमेनक्लेचर नामकरण करने के लिए भी जो रूल्स बनाए गए इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ जाता है इसका 2 मार्क का कि नोमेनक्लेचर करिए, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, सो पहले तो ये एक शॉर्ट में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब 2 पार्ट्स होते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, एक जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक। और ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए अब रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये इम्पॉर्टेंट है, कॉपी में आपने लिखना भी है बेटा। ओके, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आप क्या करेंगे, बुक से पहले रीडिंग करो, एक बार उसको ट्राई टू लर्न, उसके बाद आप कॉपी में नोट डाउन करा तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, तो अब रूल्स क्या क्या हैं हम रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन इन इटैलिक्स। लैटिन लैंग्वेज हो गई, एंड इटैलिक्स क्या है बेटा, टेढ़ा लिखना। अगर जब भी जहाँ भी बुक में साइंटिफिक नेम टाइप होगा तो वो आपको टेढ़े अक्षरों में मिलेगा, इटैलिक्स में मिलेगा। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे मान लीजिए इंडिया में भी कोई नई डिस्कवरी हुई, कोई नए टाइप का ऑर्गेनिज्म मिला, लेकिन जब उसका नाम रखा जाएगा तो वो लैटिन भाषा के हिसाब से ही रखा जाएगा। ओके, तो उसको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है। और लिखने का तरीका कैसे है, इटैलिक्स में। ठीक है, टेढ़ा लिखना है, बुक में कहीं भी टाइप होगा तो आपको टेढ़ा मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है एक मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये अक्षर आपको नॉर्मल से टेढ़े टाइप मिले हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट को इटैलिक्स। ठीक है, ये इटैलिक्स में है। द फर्स्ट वर्ड, सेकेंड पॉइंट पे अब मैं आ गई हूँ, रूल सेकेंड देखो। द फर्स्ट वर्ड इज़ ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वो भी हम देख सकते हैं जेनेरिक नेम, एंड द सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको, सेकेंड क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से नाम लिखेंगे, आप तो कॉपी में हैंड से ही लिखोगे ना, आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, अगर प्रिंट में है, बुक में टाइपिंग में आ रहा है तो इटैलिक्स में लिखना है, और आप जब हाथ से लिख रहे हो तो आपको जीनस और स्पीशीज़ दोनों को अंडरलाइन करना कंपलसरी है, यू हैव टू डू। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। चलिए लास्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और नंबर कट हो जाते हैं। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है किसको, जीनस को। ओके, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हो ना, ऐसे ही फर्स्ट, अब जो हमारा बाइनोमियल नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके 2 वर्ड्स हैं, और फर्स्ट जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, जेनरिक नेम जीनस, और लास्ट सेकंड वाला जो वर्ड आता है वो क्या है, स्पीशीज़। तो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल।
स्पीशीज़ के सारे अक्षर स्मॉल, ठीक है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल इन्होंने नीचे दिखा दिया, मैग्नीफेरा इंडिका, एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इंडिका का आई स्मॉल है। आप लोग अपना नाम लिखते हो तो अगर आपके दो वर्ड्स का नाम है तो आप दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये टाइपिंग में है तो अक्षर टेढ़े हैं, इटैलिक्स में है। आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। दोनों की लाइन टच नहीं होनी चाहिए, अलग अलग वर्ड के नीचे अलग अलग लाइन अंडरलाइन करना कंपलसरी है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है सबको बेटा। अच्छा, ये जो मैग्नीफेरा इंडिका है, ये इसका कॉमन नेम क्या है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इसको? मैंगो। तो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाएंगे, नॉर्मल नाम क्या है किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ हो, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। जैसे ह्यूमन, इंसान, इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। गुड, ये तो आपने सीखा हुआ है ना, तो आना चाहिए। ओके, तो अब जो भी नए नाम है वो आपने सीखने हैं, याद रखने हैं और कॉपी में ध्यान से लिखोगे, ठीक है। लिस्ट बनाना अपना, बुक में जो भी आपको आगे आगे मिलते जाएंगे ना नाम, वो एक लिस्ट एक पेज पे जगह छोड़ दो, उसमें ऐड करते रहना। ओके, चलिए। अब ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, लिनेयस, ठीक है। लिनेयस साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये ना नोमेनक्लेचर की टेक्निक बताई थी, ये याद रखना, नाम पूछेंगे कि तो पता होना चाहिए। ओके, अब नाम दे दिया, उनके 2-4 आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे। अब आपको कहा जाए कि ये जो हमें 1.7-1.8 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल्स पता हैं, प्लांट्स पता हैं, इन सब का नाम याद रखो, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। आपसे जिसके बारे में पूछा जाए भी इसकी खासियत बताओ, तो क्या आप याद कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ग्रुपिंग, ठीक है। एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में डाला, है ना, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से उन सब के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जानना आसान हो सकता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन करते हैं। आपने ये 9th में पढ़ा होगा, याद होगा ना, अलग अलग क्लासिफिकेशन। देखिए, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी हैं, लिविंग ऑर्गन, सबसे पहले हम उनको 2 बड़े ग्रुप में बांटते हो, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्राणी जगत और जीव जगत, है ना, या पादप जगत, 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं ना। उसके बाद उनके और छोटे क्लासेस, फिर और छोटे, सेम कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग उनकी ग्रुपिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम ये सीखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। ओके, और इसका बेनिफिट क्या है, समझ आ गया क्लासिफिकेशन का, ताकि हम एक जैसे जानवरों को या एक जैसे प्लांट्स के बाद जो जानकारी है वो एक साथ याद कर सके, उनके बारे में पढ़ना सीखना आसान हो जाए। एक एक को अलग अलग करने लगेंगे तो करना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जो अंडे देते हैं वो अलग हैं, बच्चों को जन्म देने वाले अलग हैं, कीड़े मकोड़े अलग हैं, है ना, इंसेक्ट्स एक अलग ग्रुप हो गया, फिशेस एक अलग ग्रुप हो गया, मैमल्स अलग ग्रुप है। तो उसके बेसिक कैरेक्टर, फिशेस अगर हमने बोला कि कोई भी फ़िश है, उसमें क्या क्या होगा, वो पानी में होगी, उसके फिन्स होंगे, उसके पास लंग्स नहीं होंगे, सांस कैसे लेगी वो, गिल से, है ना। तो जनरल पॉइंट फटाफट आ गए ना, आपको बस ये पता चला कि ये मछली है, ये फ़िश है, तो आपने उसके 3-4 बातें, उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे ही बता दिए। तो ग्रुप से अगर हम स्टडी कर पाते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करेंगे तो कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन में जो जो हम हेडिंग डालते हैं उनको बोलते हैं टेक्सा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जितने भी ग्रुपिंग हमने बनाई, जितनी भी कैटेगरीज बनाई, उनको बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा प्लूरल वर्ड है बेटा, सिंगल में जब हम बात करेंगे ना एक हेडिंग की, तो उसको बोलते हैं टैक्सोन, TAXON, टैक्सोन, ठीक है।
तो अब किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब टैक्सा हैं। डिफरेंट कैटेगरीज आर डिफरेंट टैक्सा। ओके, और इन सब की स्टडी, कुछ लोगों को सिर्फ इसी में इंटरेस्ट होता है या ये यही करते हैं कि कितनी क्लासिफिकेशन हुई, कितने एनिमल्स हैं, कौन सा कौन किस ग्रुप में जाएगा, उस पूरे को स्टडी करना बोलते हैं। प्रोसेस को स्टडी करना, क्लासिफिकेशन करना इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ओके, तो यहाँ से हेंस नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa and this process is called taxonomy. ओके, अब क्लासीफाई करने के लिए हम जो उनका बाहर का रूप है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि उसके 4 पैर हैं, पूँछ है या नहीं, है ना, इन सब चीज़ों को देखते हैं। इनके साथ साथ अंदर से अंदरूनी उसका क्या सिस्टम है वो भी देखा जाता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी के लिए हमें सब कुछ करना है। हमें उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना, उसकी पहचान करना, उसको क्लासिफाई करना और उसका नॉमेनक्लेचर करना। ये सारे प्रोसेसेस किसके अंदर आते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी करनी है तो हमें ये सब काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए, अच्छा, लिनियस ने जो इन सब के बारे में जानकारी निकाली करी, उसके लिए उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, याद होना चाहिए। ठीक है, लिनियस ने अपना ये सारा पब्लिक करा था, पब्लिकेशन टाइप कर एक बुक के फॉर्म में निकाला था, डेट इज़ कॉल्ड सिस्टमा नेचर। ठीक है, और ये जो स्टडी है, इन सब चीज़ों को पढ़ने करने की स्टडी है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। इस डेफिनेशन को आप ना भी लर्न करो सिस्टमैटिक को तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बुक का नाम स्किप नहीं करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए अब एक बार रीडिंग लगाइए इनकी। रूल्स लिखेंगे कॉपी में, साइंटिफिक नेम लिखने की कोशिश करेंगे। ओके।